फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आई क्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वराजित्स एंड नो चेंजर्स के बारे में, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले की बीच की घटनाओं को हम समझते हुए उसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वराजित्स एंड नो चेंजर्स। उसके अलावा और भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, उसके अलावा जो रेवोल्यूशनरीज आए हैं कई सारे इस फेज में, पीजेंट मूवमेंट्स जो हुई, उसके अलावा विलेज और ट्राइबल अपराइजिंग वगैरह, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेबर जो एसोसिएशंस बनी उन सब के बारे में भी हम समझेंगे, राइट। सो दैट मीन्स ये कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले के बीच की घटनाओं में सबसे पहली कड़ी हम स्वराजित्स एंड नो चेंजर्स को आज हम समझने जा रहे हैं। अगर आपने सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि मेरे नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, उसमें जो सेशंस हैं उन सेशंस को जो है वो स्टडी करना शुरू कीजिए और उनमें से पढ़िए उन सारे टॉपिक्स को जो हम कर चुके हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमें केवल फैक्चुअल एनालिसिस नहीं करना है, हमें कंसेप्चुअल एनालिसिस भी करना है। हमें फैक्ट्स तो इकट्ठा करने हैं ही, हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, नीचे से लेकर यूपीएससी मेंस तक, ये सेशंस हर एक पेपर के लिए आपको सहायता करेंगे। क्योंकि इसमें सारे के सारे फैक्ट्स या ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स डालने की तो मैं कोशिश कर ही रहा हूं, लेकिन उसके साथ कॉन्सेप्ट्स भी समझा रहा हूं जो कि आपको स्टेट पीसीएस और यूनियन पीसीएस यानी कि यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में मदद करेंगे। सो अगर आप पहले सेशंस मेरे देखते हैं तो आप समझते होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। और उसके अलावा अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे हैं सो मेक श्योर कि आप इस सेशन के बाद पिछले सेशंस जो हैं वो जरूर देखें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माइलस्टोन टू माइलस्टोन मॉडर्न हिस्ट्री को समझने का हमारा तरीका क्या है, हम माइलस्टोन टू माइलस्टोन चलेंगे। सो नॉन कोऑपरेशन से सिविल डिसोबीडियंस की बीच की घटनाओं को हम समझ रहे हैं। नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस को हमने पहले समझ लिया है, अब हमें बीच के गैप्स को फिल करते हुए चलना है। उसके अलावा एंशिएंट और मेडाइवल के जो मैंने आपको कुछ सेशंस कराए हैं वो, और एंशिएंट और मेडाइवल की अप्रोच क्या रहेगी, एक अप्रोच वाला सेशन है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हिस्ट्री को अप्रोच किया जाता है, राइट। सो एंशिएंट और मेडाइवल को लेकर क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए वो भी मैंने समझाई है। प्लस एंशिएंट और मेडाइवल के सेशंस अभी आएंगे, सो धैर्य रखिए, राइट। सो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सीएससी एस्पायरेंट्स को एक बात और बताना चाहूंगा, या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। वो लिंक जो है वो स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन का है। उस एप्लीकेशन पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। उसके अलावा अन्य बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज उस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, उन स्मार्ट कोर्सेज को देखिए आपके बेनिफिट के लिए क्या क्या है, और आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वराजित्स एंड नो चेंजर्स को। सो जैसा कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग क्या डली है, स्वराजित्स एंड नो चेंजर्स, जेनेसिस ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, या जर्नली कहा जाता है स्वराजिस्त या स्वराज पार्टी। तो आज हम समझते हैं ये कैसे बनी ये पार्टी, राइट। लेकिन थोड़ी सी भूमिका तैयार करते हैं ना, बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या घटनाएं घटी थी इससे पहले, राइट। यानी कि बैकग्राउंड क्या है इस पूरे इवेंट का, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो मैंने आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कराया, उसके बाद अभी रिसेंटली ही हमने होम रूल मूवमेंट भी पढ़ा है, उसके अलावा कांग्रेस का स्प्लिट, ये सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट हर चीज का जो है वो समझने की कोशिश करी। अब हम स्वराजित्स को समझते हैं क्या है। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाकामयाब हो जाने के बाद या कामयाब होने के बाद, राइट, वो इतिहासकारों के बीच में क्या है, मतभेद है। दोनों साइड से जो है वो देखा जा सकता है कि कहां कहां पर उसके ड्रॉबैक्स रहे, कहां कहां पर वो कामयाब रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन जैसे कि आप ये बात समझते हैं कि हमें सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी है, हर एक इवेंट में सिल्वर लाइनिंग ढूंढने वाला रवैया जो है वो हमें क्रिएट करना है।
सो सिल्वर लाइनिंग ना भी अगर मिले, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट युद्ध विराम, युद्ध की जो नीति है, ठीक है, उसको बहुत बेहतरीन एग्जीक्यूशन हमें दिखी। और मैंने आपको समझाया कि किस तरह जो होम रूल मूवमेंट ने लोगों को एजुकेट किया था, वो जो एजुकेटेड यूथ है और जो टाउन से ग्राम का जो कनेक्शन डेवलप हुआ है होम रूल मूवमेंट में, उस टाउन से ग्राम के कनेक्शन का इस्तेमाल किया किस तरह गांधीयन क्या बोलते हैं वर्कर्स ने या सत्याग्रहियों ने, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाया और एक काफी बड़ा जनमत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ सका, जैसा कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फेज। मॉडरेट फेज का डिक्लाइन हो रहा था, एक्सट्रीमिस्ट फेज आगे आ रहा था। सो आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस के शुरुआती साल मॉडरेट फेज हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है और होम रूल मूवमेंट तक है वो एक ट्रांजिशनल फेज है, जिसमें मॉडरेट्स के जो तौर तरीके हैं वहां से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन से मास एजिटेशन की तरफ स्विच हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन से जो पैसिव अग्रेसिव है, पैसिव अग्रेसिव एजिटेशन की तरफ शिफ्ट हुआ। उसका जो आप ट्रांजिशनल फेज है, उस ट्रांजिशनल फेज को एक्सट्रीमिस्ट फेज मान सकते हैं, जिसमें हमें स्वदेशी बॉयकॉट और होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट्स देखने को मिले। उसके अलावा हमें इसी के बीच मॉन्टेगू डेक्लेरेशन, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स और उसके अलावा हमें मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी देखने को मिला, और बीच में रेवोल्यूशनरी घटनाएं भी हुई कुछ। सो ये बीच का ट्रांजिशनल फेज, और अब कौन सा आया, अब गांधीयन फेज आ गया। गांधीयन फेज का मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको कराया है, और मैंने आपको उसमें समझाया है कि किस तरह भीड़ को, जनता को, पीजेंट्री को, जो ग्रामीण लेवल है उसको कैसे इकट्ठा किया गांधी जी ने, और वो मुनासिब कैसे हो सका, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो प्रिपेयर करके दिया था होम रूल मूवमेंट्स ने, और होम रूल मूवमेंट्स को बैकग्राउंड प्रिपेयर करके दिया था स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट ने। ठीक है। सो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस को, और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर आप इतना जो है वो जिगजैग क्यों पढ़ा रहे हैं या एक पैटर्न में क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो अब आप समझ रहे होंगे, अब आपको समझ आ रहा होगा दैट देयर इज अ पैटर्न, राइट। एक पैटर्न है, मैंने माइलस्टोन्स पहले आपको क्लियर कराए और फिर हम धीरे धीरे चीजें उसमें डाल रहे हैं, तो आपकी समझ डेवलप होगी, राइट। आप क्योंकि जो बेसिक चीज है, अगर आप कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या अगर स्टेट पीसीएस के लिए या अन्य किसी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो चांसेस ये हैं कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पर तो होंगे नहीं। आपने बेसिक सिलेबस तो देखा ही होगा, जो बेसिक गाइड बुक्स हैं उनको तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और फैक्ट्स को रिटेन करना है। और यहां पर मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि रिवीजन की साइकिल को तोड़ना नहीं है। 3, 7, 10 और 14 दिन की जो रिवीजन की साइकिल है, इसको धीरे धीरे डेवलप कीजिए। बहुत अनिवार्य है आपके लिए, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन। एक बार पढ़ लेने से आपको रिटेन नहीं होगा, कोई भी मेमोरी परमानेंट नहीं होती है दिमाग में। बहुत कम मेमोरीज जो है वो दिमाग में परमानेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मेमोरीज को क्या करना होता है, रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। इसलिए रिवीजन बहुत नेसेसरी है रिवीजन, राइट। सो अब हम देखते हैं आज के टॉपिक को। सो स्वराजित का, जैसे मैं बोल रहा हूं, बैकग्राउंड में क्या है, स्वराजित के बैकग्राउंड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बंद हो जाने के बाद, गांधी जी द्वारा वापस ले लेने के बाद, चौरी चौरा के कांड के बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा वापस लिया है, और जो मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए जो स्वराजित हैं वो सामने आए। अब स्वराजित है कौन, तो 2 मुख्य नेताओं का नाम लिया जाता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिनमें से चित्तरंजन दास वाज द सीनियर और मोतीलाल नेहरू उनके जूनियर थे। सो ये जो जोड़ी है ये बहुत एफिशिएंट, बहुत प्रोफिशिएंट, बहुत जबरदस्त। एक इलाहाबाद यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस में एक की पकड़ है, दूसरे की बंगाल प्रोविंस में पकड़ है। दोनों संपन्न हैं अपने अपने फील्ड में, दोनों जबरदस्त वकील हैं। अपनी प्रैक्टिसेस उन्होंने नॉन कोऑपरेशन जब ज्वाइन किया तब छोड़ दी थी, राइट। लेकिन अब वो चाहते हैं, गांधी जी जो है वो सीन से बाहर है, जेल में है गांधी जी। तो 6 साल की सजा लगी थी गांधी जी को, राइट। हमने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, अंत में मैंने आपको बताया था। लेकिन गांधी जी को 2 ही साल बाद रिहा कर दिया गया 1924 में, यह कहकर कि उनकी तबीयत खराब है। गांधी जी वृद्धावस्था में थे बिल्कुल, लेकिन हमें यह समझना है कि
क्या और भी कोई मोटिव्स थे अंग्रेजी सरकार के, या केवल गांधी जी की तबीयत ही खराब थी? राइट, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इन सारी चीजों को। सो स्वराजित जो है वो शक्ति में क्यों आए, या स्वराजित का अस्तित्व क्यों बना? क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे नेता थे, वो ये चाहते थे कि गांधी जी तो चले गए जेल में, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो तो हो गया बंद, और बारदोली से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होना था वो अब नहीं हो रहा, वो सस्पेंड हो गया। दैट मीन्स ये जो समय अभी आया है हमारे पास, इसमें लोगों का मोटिवेशन जो है वो डाउन ना हो जाए, लोगों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, फिर से जो है वो रिवाइव करने के लिए रेवोल्यूशन को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस शुरू करने के लिए लोगों के अंदर जोश भरना है। उस जोश की भराई के लिए हमें काउंसिल के अंदर जाना चाहिए, जो कि 1919 का काउंसिल एक्ट आया था, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भारतीय जो है वो अब इलेक्ट हो सकते थे। उसके तहत अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में भाग लिया जाए और अब जुड़ा जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और अंदर से सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की जाए। राइट, ऐसा मानना था किनका? स्वराजित्स का, जो बाद में स्वराजित्स के नाम से जाने गए। ठीक है, जिनको कहा गया प्रो चेंजर्स, जो कि चेंज लाना चाहते थे किसमें? ये जो पैसिव अग्रेसिव मास एजिटेशन की जो भावना है, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कोऑपरेशन केवल अंग्रेजी सर्विसेज, अंग्रेजी गुड्स का ही नहीं, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी बॉयकॉट किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। उस एक छोटी सी डिटेल को नहीं मान रहे थे कौन? स्वराजित्स। वो कह रहे थे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बॉयकॉट नहीं करेंगे, बाकी सारे एजेंडा उनके सेम थे। ठीक है, कांग्रेस से उनके एजेंडा बस एक अलग था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट ना करके, हम ये जो हमें खाली समय मिला है जब तक गांधी जी जेल में हैं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करते हैं, ताकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंग्रेज ऐसे एलिमेंट्स को ना भर दे जो कि अंग्रेजी जो भी कानून बनाए जाए उनको सपोर्ट करते रहे। दैट मीन्स एक ओपोजिशन का काम करना बहुत जरूरी है, इसीलिए स्वराजित्स पावर में आए, यह एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सो आज हम इन सारी चीजों को समझेंगे। ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब आइए देखते हैं कि स्वराजित्स कैसे बने इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से। पहला पॉइंट देखिए, आफ्टर गांधी जीज अरेस्ट मार्च 1922, राइट, वन सेक्शन लेड बाय सीआर दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान wanted an end to the boycott of legislative councils so that the nationalists could enter them to expose the basic weaknesses of these assemblies and use these councils as an arena of political struggle to arouse popular enthusiasm. They wanted, in other words, to end or mend these councils. Those advocating entry into legislative councils came to be known as स्वराजित्स और प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स या स्वराजित्स उनका नाम पड़ा। स्वराजित्स तो बाद में पड़ा, पहले उनको प्रो चेंजर कहा गया। क्यों? क्योंकि वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट करने की जो पॉलिसी है कांग्रेस की, उसको चेंज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में भाग लेना चाहिए, और प्रोविंशियल एज वेल एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों की प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए, खासकर कांग्रेसियों की प्रेजेंस वहां पर बढ़ानी चाहिए, ताकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का चरमराया हुआ सिस्टम है अंग्रेजों का, भले ही बहुत अंग्रेजों के लिए बहुत बेहतरीन है, भारतीयों के लिए चरमराया हुआ है, उसमें गैप्स फिल किए जाएं, और अंदर से जो है वो अंग्रेजी सरकार पर प्रेशर डालना शुरू किया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ताकि ऐसा ना हो कि उन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंग्रेजी सरकार ऐसे व्यक्तियों को भर दे जो अंग्रेजी सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहे, और जैसे कानून अंग्रेजी सरकार पास करना चाहते हो वैसे कानून पास होते जाएं। ऐसा मानना था किनका? स्वराजित्स का। ठीक है, और दूसरी साइड देखिएगा, अदर स्कूल ऑफ थॉट लेड बाय सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड एम ए अंसारी केम टू बी नोन एज नो चेंजर्स। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया प्रो चेंजर और नो चेंजर का। ये एग्जांपल्स हैं कि कौन प्रो चेंजर था, कौन नो चेंजर था। समझ गए आप? ये है कॉन्सेप्ट और फैक्ट को जोड़ने वाला फंडा। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, साथ साथ में फैक्ट आपको जोड़ते जाने हैं। फैक्ट पूछे जाते हैं कि कौन प्रो चेंजर था, कौन नो चेंजर था, कौन स्वराजित के साथ जुड़ा था, कौन स्वराजित के खिलाफ था। तो स्वराजित के साथ जुड़े हुए कुछ नेताओं के नाम यहां पर पहले पॉइंट पे हमने देखे, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। और स्वराजित यानी कि
प्रो चेंजर्स जो चेंज लाना चाहते थे और जो चेंज नहीं लाना चाहते थे, जो नहीं लाना चाहते थे उनको कहा गया नो चेंजर्स। और नो चेंजर्स में से गांधी जी जो सबके लीडर हैं वो तो जेल में है, तो उनका तो मेंशन ही नहीं है। लेकिन जो एक्टिव नेता है उनमें से हैं सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी। ठीक है, इनको कहा गया नो चेंजर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द नो चेंजर्स अपोज्ड काउंसिल एंट्री, एडवोकेटेड कंसंट्रेशन ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड कंटिन्यूएशन ऑफ बॉयकॉट एंड नॉन कोऑपरेशन एंड क्वाइट प्रिपरेशन फॉर रिजम्पशन ऑफ द सस्पेंडेड सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम। अब हमने समझा कि प्रो चेंजर क्या चाहते हैं, काउंसिल में जुड़ जाओ और अंदर से सिस्टम को ठीक करो। नो चेंजर्स क्या चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव वर्क गांधी जी ने शुरू किए थे, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी का काम, यानी कि जो लोअर कास्ट है हिंदू सोसाइटी की उनका अपलिफ्टमेंट का काम, यानी कि अनटचेबिलिटी भारत से खत्म करना, सैनिटेशन भारत में लेके आना प्रॉपर तरीके का, एजुकेशन बढ़ाई जानी, लेकिन किस तर्ज की, जो भारतीय तर्ज की एजुकेशन है, यानी कि वर्नैक्युलर भाषाओं में पढ़ाओ लोगों को, राइट। और उसके अलावा अब जो सिविल डिसोबीडियंस आना है उसके लिए तैयार करो, क्योंकि मैंने नॉन कोऑपरेशन में आपको समझाया था कि कोई एक रेवोल्यूशन जो है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता, लोगों का मोरल डाउन हो ही जाएगा। और अंग्रेज जैसी बड़ी शक्ति रेवोल्यूशन लंबे समय तक चलने दे सकती नहीं है, वो जरूर जो है वो आने वाले समय में उस रेवोल्यूशन को दबा ही देगी। इसीलिए गांधी जी ने वापस लिया, यही है युद्ध विराम और युद्ध की नीति। तो ये जो विराम का समय है नॉन कोऑपरेशन से सिविल डिसोबीडियंस के बीच में 1920 से 1931 के बीच का ये जो विराम का समय है, इस विराम के समय में हमें कंस्ट्रक्टिव काम करने हैं, हमें लोकमत को जोड़ना है अपने साथ, गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर करना है कि अभी हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने जा रहे हैं। उनको बताओ कि बॉयकॉट क्या है, उनको समझाओ कि किस तरह वो अंग्रेजी गुड्स का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं और भारतीय गुड्स का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। उनको सिखाओ कि चरखे का उपयोग करके वो हैंडलूम इंडस्ट्री को विलेज लेवल पर कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये थे कंस्ट्रक्टिव वर्क्स कि विलेज लेवल से हैंडलूम इंडस्ट्री कैसे बूम करेगी, विलेज लेवल से एजुकेशन कैसे बूम करेगी, विलेज लेवल से हमें नेता कैसे बनते हुए मिलेंगे, विलेज लेवल से एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर तक कैसे पीक करेगा। दीज ऑल वर कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो जो नो चेंजर्स हैं उनका सिंपल आर्ग्यूमेंट था कि गांधी जी भले ही जेल में हो, लेकिन गांधी जी से जुड़े हुए हैं वो लगातार खतों के माध्यम से, राइट। गांधी जी भले ही जेल में हो लेकिन हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क चालू रखना है, क्योंकि अभी हमें सिविल डिसोबीडियंस करना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो केवल शुरुआत थी, अभी बड़ा मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस या नो टैक्स मूवमेंट आने जा रहा है, इसलिए लोगों को जनमत को इकट्ठा करो, ठीक है। और दूसरी साइड मैंने आपको बताया ना, प्रो चेंजर क्या चाहते थे कि प्रो चेंजर ये चाहते थे कि ये कंस्ट्रक्टिव वर्क किए जाएं, लेकिन जो इन हाउस काउंसिल है, जो इन हाउस पॉलिटिक्स है, जो इन काउंसिल पॉलिटिक्स है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि प्रो चेंजर्स जो हैं मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते थे नॉन कोऑपरेशन करना या बॉयकॉट करना, भले ही वो मॉडरेट नेता थे पहले, लेकिन 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन को अपना लिया, बॉयकॉट को अपना लिया। उन्होंने कहा कि नॉन कोऑपरेशन करने का रादर बेटर तरीका है काउंसिल में जुड़कर। सोच के देखिए, उनका आर्गुमेंट बिल्कुल सिंपल था कि अगर हम काउंसिल में जुड़ जाएं तो हम काउंसिल में भी तो नॉन कोऑपरेट ही करेंगे। काउंसिल में अंग्रेजी सरकार जिस तरह के कानून बनाने की कोशिश करेगी, हम उन कानून को रोक लेंगे बनने से, ठीक है। वो भी तो एक नॉन कोऑपरेशन ही हुआ ना एक तरह का, लेकिन किसमें हुआ? वो ऑफिशियल कैपेसिटी में हुआ, ठीक है। तो ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए ऐसा ना हो, गांधी जी ने ये आर्गुमेंट दिया कि जो प्रो चेंजर्स हैं वो ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए ऐसा ना हो कि करप्ट हो जाएं। और अंग्रेज बहुत मास्टरमाइंड है इस मामले में, करप्ट करने में और क्या फैलाने में, डिसहार्मनी फैलाने में, राइट, यानी कि एकता को तोड़ने में। तो ऐसा ना हो कि स्वराजित जो है वो किसमें जुड़ जा रहे हैं, स्वराजित काउंसिल में जुड़ जा रहे हैं, और प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में फिर से जो है वो दरार पड़ जाए, और जो सूरत में हमें स्प्लिट देखने को मिला था 1907 में, वो फिर से ना हो जाए। समझ गए? नेक्स्ट चीज देखिए, the differences over the question of council entry between the two schools of thought resulted in the defeat of Swaraj's proposal of ending or mending the council at the Gaya session presided by C.R. Das of the Congress December 1922.
ठीक है, अब याद रखना है उसी साल जिस साल गांधी जी को जेल हुई, दिसंबर 1922 में कांग्रेस का सेशन हुआ गया में। सीआर दास ने प्रिसाइड किया। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू और उनके अलावा जो भी उनके साथी थे, अजमल खान वगैरह, उनका जो पूरी टीम थी, उन्होंने अमेंड और एंड और अमेंड की नीति अपनाने का पॉइंट जो है वो आगे रखा। दैट मींस या तो हम काउंसिल में अंदर घुस के काउंसिल को खत्म ही कर देंगे, या तो हम काउंसिल को चेंज कर देंगे, ऐसा उनका मानना था। और जो मैंने आपको पूरा समझाया कि वो कंस्ट्रक्टिव वर्क के खिलाफ नहीं है, वो चाहते हैं कि हम इन हाउस पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान दें। कंस्ट्रक्टिव वर्क तो करें ही, लोगों को जागृत करना तो जरूरी ही है, लेकिन इन हाउस पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान दें। आप ध्यान दीजिए, यहां पर प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स का अल्टीमेट गोल सिविल डिसोबीडियंस लाना ही था, लेकिन तरीके अलग अलग थे। प्रो चेंजर कह रहे थे इन हाउस पॉलिटिक्स से, और नो चेंजर्स कह रहे थे कंस्ट्रक्टिव वर्क से। ध्यान रखिएगा इन दोनों चीजों को, ठीक है। जब गया सेशन में सीआर दास के प्रेसिडेंटशिप में गया सेशन में लाया गया ये रेजोल्यूशन, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सका। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। आइए देखते हैं उसका नाम क्या है। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, लास्ट पॉइंट देखिएगा, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू रिजाइन फ्रॉम द presidentship and secretaryship respectively, right? Because CR Das was the president of that session. दिसंबर 1922 का जो सेशन है उसके प्रेसिडेंट थे सीआर दास, एंड वन ऑफ द सेक्रेटरीज जो है वो क्या थे, मोतीलाल नेहरू। दोनों ने अपनी पोस्ट से जो है वो रिजाइन कर दिया कांग्रेस की, एंड अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, तब जाके उन्होंने 1922 में अनाउंस किया कि वो एक बनाने जा रहे हैं पार्टी। 1923 में एक्चुअली कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और जिसको सिंपली कहा गया स्वराज पार्टी या स्वराजिस्ट पार्टी, जिसका सीआर दास जो है वो प्रेसिडेंट रहे और मोतीलाल नेहरू रहे वन ऑफ द सेक्रेटरीज। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वराजित्स की आर्ग्यूमेंट क्या थी, स्वराजित्स क्यों जो है वो अलग हुए कांग्रेस से, वो समझने की कोशिश करते हैं। स्वराजित्स की आर्ग्यूमेंट क्या है? द स्वराजित्स हैड देयर रीजंस टू एडवोकेटिंग द एंट्री इनटू काउंसिल्स। ठीक है, वो चाहते थे कि काउंसिल्स में एंटर करे कांग्रेस के लीडर्स। अब यहां पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमें कांग्रेस का ही लिटरेचर क्यों पढ़ाया जाता है, कांग्रेस का इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है। देखिए, कांग्रेस रूलिंग पार्टी रही बहुत लंबे समय तक, उनका इन्फ्लुएंस रहा, तो जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस ने अपनी छवि छोड़ी है। लेकिन इस चीज को समझते हुए हमें इस्तेमाल कैसे करना है इसका, हमें इस्तेमाल करना है इसको एज अ बेंचमार्क, नॉट बेंचमार्क लेकिन माइलस्टोन्स का यूज करते हुए। जैसे कि मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, उसके बीच की घटनाओं को फिल करना है। बीच की घटना अन्य जो पार्टीज हैं उनको भी धीरे धीरे हम जोड़ेंगे, राइट। जैसे कि मैंने कांग्रेस के अलावा एक्सट्रीमिस्ट को भी समझाया, रेवोल्यूशनरीज पे भी सेशन लिया, उसके अलावा होम रूल लीग को भी समझाया। अब इसी के बाद स्वराज पार्टी का भी आया है, स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग है ना, सो स्वराज पार्टी को भी समझाऊंगा। इसी के अलावा इसी सेशन की कड़ी में हम भगत सिंह और उनकी HSRA को भी समझेंगे। ठीक है, इनफैक्ट इन सब चीजों पे तो हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे इन चीजों को। ठीक है, जो मेंस में पूछे गए सवाल हैं उनको एग्जाम्पलीफाई करके जो है वो देखेंगे कि कहां कहां पर मेंस या कमीशन जो है वो खेलने की कोशिश कर रहा है। और ना ही सिर्फ यूपीएससी, लेकिन जो अन्य राज्य हैं, राइट, जो बड़े बड़े मतलब कि जहां पर मुश्किल एग्जामिनेशन पूछा जाता है, या जो ऐसे सवाल होंगे जो कि कॉमन है या थोड़े से ट्रिकी हैं, राइट, कॉमन टू यूपीएससी और थोड़े से ट्रिकी, मतलब जैसे यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों के, राजस्थान पीएससी, जैसे हिमाचल प्रदेश के एडमिन सर्विसेज, इन सब के जो एग्जामिनेशंस हैं, इनके सवालों को भी मैं एक एक करके लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि केवल एक ही तरह का जो है वो हम पढ़े जा रहे हैं, नहीं, हम सारे, मैंने आपको बोला ना कि शुरू में आपको देखने में लगेगा कि एक किताब या दो किताब पढ़ी जा रही है बस, और एक या दो तरह की स्कूल ऑफ हिस्ट्री को पढ़े जा रहे हैं हम, नहीं। मैंने आपको बताया ना, हम धीरे धीरे सभी स्कूल ऑफ हिस्ट्रीज को समझेंगे। यहां पर हम किसी तरीके का एक, मतलब कहने का मतलब यह कि हम इतिहास को समझना चाह रहे हैं, राइट। सो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इतिहास लिखा किस सेंस में गया है, अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग इतिहास के स्कूल्स की आइडियोलॉजीज को समझते हुए हमें एक कंक्लूजन्स क्रिएट करने हैं। ये रहेगा हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम।
ठीक है, तो जुड़े रहिए। ये मत सोचिए कि हम किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। मैं पहले आपको जो कॉमन एनालॉजीज हैं वो समझा रहा हूं। मैंने बोला ना, जैसे कि दीज आर ओनली फाउंडेशनल सेशंस, ये फाउंडेशनल सेशंस हैं। मैं बिल्कुल जो कॉमन एनालॉजी है, जो ज्यादातर खबर लोगों के बीच में फैली हुई है, वो बता रहा हूं। फिर मैं धीरे धीरे क्रिटिकल बातें भी करनी शुरू करूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी, तो हम उस लेवल पर पहुंचेंगे। मैंने बोला ना, पहले स्कूल लेवल, फिर बैचलर लेवल, फिर मास्टर लेवल, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं लेवल सेशंस का। ठीक है, आगे देखिए स्वराजित की आर्ग्यूमेंट क्या है। पहला पॉइंट है, एंटरिंग द काउंसिल्स वुड नॉट नेगेट द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, इनफैक्ट इट वुड बी लाइक कैरिंग ऑन मूवमेंट थ्रू अदर मीन्स ओपनिंग अ न्यू फ्रंट। सिंपल सी बात थी, उनका कहना था कि अगर काउंसिल में एंटर होंगे तो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को रद्द नहीं कर रहे हम, इनफैक्ट नॉन कोऑपरेशन ही कर रहे हैं एक अलग तरीके से। काउंसिल के अंदर जाकर गवर्नमेंट जो काम करना चाह रही है उनके साथ काउंसिल के अंदर रहते हुए नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं हम, राइट। अगर हम नहीं करेंगे, सिंपल सा आर्ग्यूमेंट था सी आर दास का, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और कोई और जो है वो हो सकता है अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट कर जाए। तो काउंसिल के अंदर कोई ना कोई तो होना चाहिए जो अंग्रेजों के साथ नॉन कोऑपरेट करे। ठीक है, इसीलिए इन हाउस या इन काउंसिल पॉलिटिक्स जरूरी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इन अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम, काउंसिल वर्क वुड सर्व टू एंथ्यूज द मासेज एंड कीप अप देयर मोरल। एंट्री ऑफ नेशनलिस्ट would deter the government from stuffing the councils with undesirable elements who may be used to provide legitimacy to government measures। ये मैंने आपको पॉइंट समझाया ही। पॉलिटिकल वैक्यूम है, गांधी जी जो इतनी बड़ी शक्ति है वो जेल में है। ठीक है, अभी लोगों को पता नहीं करना क्या, और काउंसिल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ऐसे एलिमेंट्स काउंसिल में आ जाएं जो कि अंग्रेजों की साइड लें, इसलिए हमें काउंसिल में चले जाना चाहिए, ताकि अंग्रेज अगर किसी तरह के ऐसे कानून पास करे जो कि भारतीयों के हित में ना हो, उन पर लगाम कसी जा सके। ठीक है, तो एक तरह का रिस्ट्रेनिंग जो है वो मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहते थे इन हाउस पॉलिटिक्स में। कौन? स्वराजित। उनका पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड था। मैं आपको गांधी जी के भी बताऊंगा, गांधी जी का आर्ग्यूमेंट क्या था वो भी हम सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द काउंसिल कुड बी यूज्ड एज एन अरीना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। देयर वाज no intention to use the council as organ for gradual transformation of colonial rule। यानी कि जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो काउंसिल्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा क्या करने में, अगर सरकार किसी तरीके का गलत कानून बना रही होगी तो उसको रोका जाना। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। आगे एग्जाम्पल भी आएंगे। क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने जा रही थी जिसको स्वराजित ने रोका? तो बिल्कुल हमें एक एग्जाम्पल भी मिलेगा। समझ रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल दोनों को जोड़ोगे तब जाके आपके जो है वो प्रिपेयर होंगे। कोई भी, चाहे वो आप एक दिवसीय एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो या आप कमीशन देना चाह रहे हो, भले ही वो स्टेट का हो या यूनियन का हो, राइट। आगे देखिए, नो चेंजर्स की आर्ग्यूमेंट क्या थी? नो चेंजर्स क्या कहते थे ऐसे में? उनका कहना था कि द नो चेंजर्स आर्ग्यूड दैट पार्लियामेंट्री वर्क वुड लीड टू नेग्लेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क। पार्लियामेंट्री वर्क अगर आप करोगे तो कंस्ट्रक्टिव वर्क से आपका ध्यान हट जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ रेवोल्यूशनरी जील एंड टू पॉलिटिकल करप्शन, यानी लोगों के अंदर ये जो बहुत मुश्किल से रेवोल्यूशन लाने की जो भावना जागी है ये खो जाएगी। और अगर आप पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो वहां पर भोग विलास में पड़ जाओगे आप, और आप जो है वो करप्ट हो जाओगे। अगर सभी नहीं होंगे तो कुछ एक परसेंटेज जो है वो करप्ट हो जाएगी, और वो कुछ एक परसेंटेज भी करप्ट हो जाए तो उससे नुकसान ही है। प्लस दूसरी साइड वो ये चाहते थे कि अगर हम जुड़ जाएंगे किसके साथ, अगर हम अंग्रेजों की काउंसिल में जुड़ जाएंगे तो अंग्रेजों को ऐसा लगेगा कि कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, पहली बात तो। दूसरी चीज, अंग्रेज इस चीज को ऐसे प्रोपेगेट करने में यूज करेंगे कि कांग्रेस में देखो बंटवारा हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा अगेन डिमोरलाइज करने का। ठीक है, जैसे कि भारतीय हमेशा जो है वो इसी ताक में रहते थे कि अंग्रेज कुछ ऐसा करें जिसको पॉलिटिकल जो है वो मोटिव बनाया जाए। लाइक मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, बेसेंट के अरेस्ट को किस तरह जो है वो मास एजिटेशन का मोटिव बनाया सबने होम रूल मूवमेंट में। उसी तरह अंग्रेज भी ताक में रहते थे कि ऐसी कुछ घटना हो जिससे हम बंटवारा, मतलब कि किसी तरह का शिज़म जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें।
वही हमें सूरत स्प्लिट में देखने को मिला, वही हमें मुस्लिम लीग की स्थापना होते हुए देखने को मिला, वही हमें मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में भी दिखा, वही मॉन्टेगू की डिक्लेरेशन ने भी किया, और वही अब गांधी जी को रिहा करने पे भी यही करेंगे सेम अंग्रेज। क्योंकि क्योंकि जो स्वराज पार्टी है वो अब इन काउंसिल, वो तो कांग्रेस से अलग हो गई, तो वो अब क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में, और फिर गांधी जी विरोध करेंगे उसका कि तुम इलेक्शन में क्यों जुड़ गए, क्योंकि अभी तक इलेक्शन में गए नहीं है वो, इसलिए गांधी जी जो है वो बड़े लेवल पर विरोध नहीं कर रहे। जैसे ही उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, गांधी जी बड़े लेवल पर विरोध करने लगे, तभी गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया अंग्रेजों ने कि जाइए, क्योंकि नवंबर 1923 को इलेक्शन हुए और फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। ठीक है, गांधी जी को फरवरी 1924 में रिहा किया गया। ठीक है, तो गांधी जी ने रिहा होते ही स्टांस क्या लिया, वो बहुत जरूरी था अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों ने तो इसी समझ में लिया था कि गांधी जी बाहर आते ही कंडेम करेंगे किसे, स्वराजित्स को, और कांग्रेस से स्वराजित्स का लेना देना जो है वो बिल्कुल हटा देंगे, और फिर से कांग्रेस में एक जो है वो बंटवारा आ जाएगा, और फिर हम उसमें तड़का लगा देंगे हिंदू मुस्लिम का, और स्वराजित्स जो काउंसिल में आए हैं उनको वहां पर जो है वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसा देंगे, और वो वहां पर भी काम नहीं कर पाएंगे, स्वराजित्स वापस कांग्रेस के पास भी नहीं जा पाएंगे, और वही सूरत में जो स्प्लिट हुआ था वही सूरत हाल फिर से हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो यहां पर ये पूरी स्ट्रेटजी थी गांधी जी की, नॉट गांधी जी बट अंग्रेजों की। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया, और फिर गांधी जी ने कैसे रिएक्ट किया, ये भी देखना है हमें। नाउ नेक्स्ट थिंग, कंस्ट्रक्टिव वर्क वुड प्रिपेयर एवरीवन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है उससे लोग सिविल डिसोबीडियंस के लिए तैयार होंगे, ऐसा मानना था नो चेंजर्स का। ठीक है, लेकिन गांधी जी के या नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स दोनों ये बात समझते थे कि 1907 जैसा स्प्लिट नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमारे मतों में अगर भेद है तो हम किसी ना किसी तरह के एग्रीमेंट पर आए। तो यहां पर एक एग्रीमेंट क्रिएट हुआ दोनों ग्रुप्स के बीच में। पहला पॉइंट देखिएगा, बोथ साइड्स हाउएवर वांटेड टू अवॉइड अ 1907 टाइप स्प्लिट एंड केप्ट इट टच विद गांधी हु वाज इन जेल. Both sides also realized the significance of putting up a united front to get a mass movement to force and government to introduce reforms, and both sides accepted the necessity of Gandhiji's leadership of a united nationalist front. मैंने आपको बताया था ना, सूरत स्प्लिट के बाद आगे आने वाले जो जितने भी मूवमेंट्स हुए उसमें जो लीडर्स हैं वो अवेयर थे कि अंग्रेज किसी ना किसी तरह इस्तेमाल करेंगे हमारे बीच में मतभेद जो आए हैं उसका हमारे ही खिलाफ, राइट, यानी कि नेशनल मूवमेंट के खिलाफ यूज किया जाएगा। इसीलिए स्प्लिट जो है वो ऑप्शन नहीं है, एग्रीमेंट पर आना ही पड़ेगा, भले ही दोनों साइड को कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना पड़े। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज है दोनों साइड ने किया, या दोनों साइड ने एक दूसरे की बातें मानी, ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, राइट, पिछले सेशन में हमने देखा ये। अब मुझे आप तुरंत कमेंट में बताएंगे कि किसने दी थी ये स्टेटमेंट, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, और किस घटना को लेकर दी थी। सो वही बात हो गई कि जुड़कर अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहेंगे तो उनसे लड़ सकते हैं, अदरवाइज अंग्रेज हमें जो है वो कोई चांस नहीं देंगे, मारेंगे पीटेंगे, और हमारे फिर से जो है वो इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। 1907 वाली घटना हो जाएगी, क्योंकि 1907 के बाद 1916 के लखनऊ पैक्ट तक फिर से पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया था, कोई बड़ी गतिविधि नहीं हुई थी, क्योंकि रेवोल्यूशनरी घटनाएं हुई थी, लेकिन मैंने आपको समझाया कि किस तरह मुखबरी हो जाने के कारण जो गदर द्वारा क्रिएट किया गया जो प्लान है वो भी, और युगांतर द्वारा क्रिएट किया गया प्लान, दोनों ही ठप पड़ गए थे। जिमोरियन प्लान या मैंने आपको जर्मन प्लॉट जो है वो समझाया था क्या है। ठीक है, सो यहां पर एग्रीमेंट देखिए क्या है, बोथ साइड्स आल्सो रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पुटिंग अप अ यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, introduce reform, get a mass movement to force and government to introduce reforms, and both sides accepted the necessity of Gandhiji's leadership, कि गांधी जी की लीडरशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो सहानुभूति है, क्योंकि गांधी जी जेल गए 1922 में नॉन कोऑपरेशन के बाद, और जो सहानुभूति है वो गांधी जी के साथ है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी जेल में है, उसने 2 साल जो है वो सड़कों पर बिताए हैं। ठीक है, वैसे तो उससे भी काफी समय पहले से ही वो लगे हुए थे, पॉलिटिकल एक्टिव ही थे भारत में जब से वो आए हैं, लेकिन
नॉन कॉपरेशन में वो बड़े लेवल पर एक्टिव हुए थे और काफी जो है वो जनमत है गांधी जी के साथ, इसलिए उनको जो है वो चेहरा बना के रखना बहुत जरूरी है अभी इस समय। ये पूरी कांग्रेस और स्वराज पार्टी में यूनानिमिटी थी इस पॉइंट को लेकर, ठीक है। कीपिंग दीज फैक्टर्स इन माइंड, अ कॉम्प्रोमाइज वाज रीच्ड एट अ मीटिंग इन दिल्ली इन सितंबर 1923। ये आ गया आपका फैक्ट कि स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच में कॉम्प्रोमाइज जो है वो कहां पर हुआ है। सो दिल्ली का एक स्पेशल सेशन हुआ था 1923 में, सितंबर 1923 में। किस किस के बीच? स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच, ठीक है। द स्वराजिट्स वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, और उस कॉम्प्रोमाइज में क्या क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्या क्या पॉइंट्स थे उस कॉम्प्रोमाइज के, देखिएगा। पहला पॉइंट, द स्वराजिट्स वर अलाउड टू contest elections as a group within the Congress. The Swarajists accepted the Congress program with only one difference, that they would join legislative council. स्वराजित पार्टी को कांग्रेस का एक जो है वो भाग माना गया, कांग्रेस का ही पार्ट माना गया, और कांग्रेस के ही बिहाफ पे स्वराजित अब काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और कांग्रेस के सारे जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं या जितने भी एजेंडाज हैं उन सबको स्वराज पार्टी मानेगी, केवल एक नहीं मानेगी कि वो काउंसिल में इलेक्शन में पार्ट लेने जा रही है, राइट। कांग्रेस ने क्या किया था? नॉन कोऑपरेट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, राइट, और उसके अलावा बॉयकॉट करेंगे अंग्रेजी सर्विसेज का, अंग्रेजी गुड्स का और अंग्रेजी लेजिस्लेशन का भी और काउंसिल्स का भी। लेकिन काउंसिल का बॉयकॉट कौन नहीं करेगा? स्वराज पार्टी, दैट इज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी आफ्टर द कॉम्प्रोमाइज ऑफ सितंबर 1923, ठीक है। द इलेक्शंस टू न्यूली कंस्टिट्यूट, लास्ट पॉइंट देखिएगा, द इलेक्शंस टू द न्यूली कंस्टिट्यूटेड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू प्रोविंशियल असेंबलीज वर टू बी हेल्ड इन नवंबर 1923। 1919 में आया था कैम्सफोर्ड रिफॉर्म ही आया था ना, जिसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। सो मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो 1919 में आया था और इलेक्शन 1923 में होने जा रहे थे। और सितंबर 1923 में कांग्रेस और स्वराज पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब स्वराज पार्टी का मैनिफेस्टो आना बाकी रहा। अक्टूबर में मैनिफेस्टो आया उनका, ठीक है। देखते हैं मैनिफेस्टो में क्या लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो फॉर इलेक्शंस, ठीक है। सितंबर में कॉम्प्रोमाइज हुआ, नवंबर में इलेक्शन है, टाइम बहुत कम है, लेकिन मैनिफेस्टो देना जरूरी था इलेक्शन में आने के लिए। तो मैनिफेस्टो में पॉइंट देखिएगा, रिलीज्ड इन अक्टूबर 1923। अब ये भी क्या है, एक और फैक्ट है कि स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो कब रिलीज हुआ है? तो अक्टूबर 1923 में रिलीज हुआ है, ठीक है। टुक अ स्ट्रॉन्ग एंटी इंपीरियलिस्ट लाइन, द पॉइंट पुट फॉरवर्ड वर एज फॉलोज। देखिए क्या क्या पॉइंट्स थे उस मैनिफेस्टो में। पहला पॉइंट देखिएगा, वही सारी चीजें जो मैंने आपको समझा दी हैं, वही सारी चीजें मेंशन होगी इसमें, देखिएगा। द गाइडिंग मोटिव ऑफ ब्रिटिश इन गवर्निंग इंडिया ले इन सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द ओन कंट्री। सबसे पहली चीज है डेक्लेरेशन कि अंग्रेजी सरकार क्या चाहती है। सीधा वो काउंसिल में आ रही है, राइट, काउंसिल में आ रहे हैं वो, लेकिन अंग्रेजों को क्लियरली ये बोलते हुए आ रहे हैं कि आप जो है वो भारत में जो गवर्नेंस चला रहे हैं वो भारतीयों के हित में ना होकर आपका सेल्फ इंटरेस्ट है। क्योंकि मॉन्टेगू जो मैंने आपको डेक्लेरेशन बताई थी, अगस्त डेक्लेरेशन, उसमें क्लियरली बोला गया था कि अगर आप होम रूल या स्वराज की डिमांड करते हैं तो वो सिडिशियस नहीं माना जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर होम रूल और स्वराज की मांग करते हुए अगर आप कोई भी, यानी कि उसी दायरे में आ गए ना, अगर होम रूल और स्वराज की मांग करने में अगर आप कोई तर्क रख रहे हैं तो वो सिडिशियस नहीं है। दैट मीन्स इन काउंसिल में इलेक्शन, काउंसिल के इलेक्शन अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको लॉयलिस्ट होना जरूरी नहीं है। यही चेंज था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का और 1919 के मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का, कि जो मॉडरेट्स का फेज है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स होना अब जरूरी नहीं है। मॉडरेट्स नेता क्यों बन रहे थे? क्योंकि अगर आप अंग्रेजों के लिए अपनी लॉयल्टी नहीं बता रहे हैं तो अंग्रेज आपको रेडिकल समझकर और सिडिशन का चार्ज लगाएंगे आपको। तुरंत आप मुझे बताएंगे इंडियन पिनल कोड की कौन सी धारा थी सिडिशन के लिए और वो कब ऐड हुई है इंडियन पिनल कोड में। मैंने आपको पिछले सेशंस में कराया है वो पॉइंट, ठीक है। तुरंत कमेंट में आप मुझे बताएंगे। और हाँ, मैं डेफिनेटली कमेंट्स चेक करता हूं, ठीक है। दो इट इज अ प्रीमियर नॉट लाइव, बट मैं कमेंट्स जरूर चेक करता हूं। तो कमेंट में आप मुझे जो मैं सवाल आपसे पूछता हूं कमेंट में वो मेंशन जरूर किया कीजिए। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे जो है वो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वही इन सवालों के जवाब दे सकेंगे। खैर,
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेल्फिश इंटरेस्ट है अंग्रेजी सरकार का, राइट। सेकंड पॉइंट है द सो कॉल्ड रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स की बात हो रही है? मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर ओनली अ blind to further the said interests under the pretense of granting a responsible government, and real objective being the continued exploitation of the unlimited resources of country by keeping Indians permanently in a subservient position to Britain। अब ये इन सारे भारी भारी शब्दों का मतलब क्या है? बिल्कुल बेसिक मतलब है कि जो ये रिफॉर्म लाए गए हैं ना, ये कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के लिए नहीं लाए गए, ये लाए गए हैं ताकि आप भारत के अनलिमिटेड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहें और भारतीयों को हमेशा एक सब सर्विएंट पोजीशन यानी कि नतमस्तक रखें आप अपने सामने, हमेशा जो है वो गुलाम बनाकर रखें, सर्वेंट बनाकर रखें। ठीक है, ये उनका मैनिफेस्टो है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्वराजिस्ट वुड प्रेजेंट द नेशनलिस्ट डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन द काउंसिल। डिक्लेयर किया है कि सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिक्लेयर किया है कि सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड रखी जाएगी काउंसिल में, और जो कि अब सेडिशियस नहीं है आफ्टर द मॉन्टेगू डिक्लेरेशन। इफ दिस डिमांड वाज रिजेक्टेड they would adopt a policy of uniform, continuous and consistent obstruction within the council to make governance through council impossible। consistent obstruction यानी कि अंग्रेजों द्वारा अगर कोई भी स्टेप लिया जा रहा होगा तो उस स्टेप को हमेशा ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। कौन? भारतीय, क्योंकि प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पिछले सेशन पढ़े हैं तो मुझे बताइएगा प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी होगी, ये किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट में मेंशन किया गया है? ये पॉइंट तुरंत कमेंट में बताइएगा। समझ रहे हैं ना आप? मैं इसी तरह धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल बेस दोनों क्वेश्चन क्रिएट करता जाऊंगा। पहले मैं धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस के अलग से सेशंस भी लूंगा और इन सेशंस भी आपके साथ क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा। सो अगर आपको लगता है कि लाइक माइंडेड पीपल हैं, आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपकी समझ में आ रहा है, सो इस वीडियो को आप उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये सारी जो टॉपिक और समझ जो है वो अपनी भी क्रिएट करी है, और ये वीडियोस बनाने में डेफिनेटली मेहनत तो लग ही रही है, राइट। सो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचे, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको लगेगा कि वो समझ सकते हैं, राइट, वो समझ पा रहे हैं जो मैं उनको पढ़ाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट चीज देखिएगा, कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। लास्ट पॉइंट देखिएगा, काउंसिल्स वुड दस बी रेग्ड फ्रॉम विदिन बाय क्रिएटिंग डेडलॉक्स ऑन एवरी मेजर। काउंसिल को अंदर से ही नष्ट कर देना। मैंने आपको बोला ना, एंड और अमेंड, या तो काउंसिल को चेंज कर देंगे बिल्कुल ही, या तो काउंसिल को बिल्कुल ही नष्ट कर देंगे, काम ही नहीं करने देंगे काउंसिल को। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि मेजॉरिटी किसकी है? नॉन ऑफिशियल्स की। अब नॉन ऑफिशियल्स में अंग्रेजों ने क्या गेम खेला हुआ है? अंग्रेजों ने 1919 के काउंसिल्स एक्ट में सिखों को अलग से दिया है, क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट। एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट अलग से दिया है। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 से ही है। दैट मीन सोसाइटी में बंटवारा लाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैंने आपको पिछले सेशन में बाल गंगाधर तिलक का पॉइंट बताया था कि हम हैं तो सब भारतीय ही, और भारतीय उसको कहा गया है जो भारतीयों के हित में काम करे, भले ही वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या किसी भी तरीके की उसकी जो है वो आइडियोलॉजी हो। अगर वो भारतीयों की भलाई का काम कर रहा है तो वो भारतीय है, ठीक है। दैट मीन्स सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे एंग्लो इंडियन हो, चाहे मुस्लिम्स हो, अगर वो भारतीयों के हित में काम कर रहे हैं, भले ही वो अपनी कम्युनिटी के हित में काम कर रहे हो, भले ही सिख केवल सिखों के लिए काम कर रहे हो, भले ही मुस्लिम्स केवल मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे हो, भले ही एंग्लो इंडियंस केवल एंग्लो इंडियंस के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो कर तो भारतीयों के लिए ही रहे हैं ना काम। ओवरऑल बेहतरी किसकी हो रही है? भारतीयों की हो रही है ना। तो ये भावना जागनी चाहिए। और देखो यही बहुत, ये जो छोटी सी भावना है ना, इसी को ही दूसरे तरीके से अंग्रेज मैनिपुलेट कैसे करके गए कि अगर मुस्लिम का फायदा कर रहा है तो हिंदुओं को उससे जलना चाहिए, अगर सिखों का फैसला कर रहा है तो मुसलमानों को उससे जलना चाहिए, राइट। तभी तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो खून खराबा हुआ ना वहां।
ठीक है, तो ये अंग्रेजों ने बहुत बहुत केयरफुली प्लान किया था कि क्यों कैसे भारत में बंटवारे, मतलब सोसाइटी बटी रहे और ये एकता की भावना ना जागे। कॉमन सेंस है, एकता होनी चाहिए। अगर आप हमें सबको बेहतरी की तरफ जाना, आप क्या चाहते हैं? आपकी अगली जनरेशन एक वायलेंट एटमॉस्फेयर में रहे, राइट? या आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, एक बहुत शांत, एक बहुत स्ट्रेसलेस, स्ट्रेस जिसमें कम हो, ऐसी सोसाइटी में रहे जहां पर फालतू के स्ट्रेस जो है वो ना हो? क्या चाहते हैं आप अपनी अगली जनरेशन के लिए? सोच के देखिएगा इस बात को लेकर। एक छोटी चीज सोचिएगा कि आप आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए किस तरह की सोसाइटी चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गांधी जी का क्या रवैया था इन सारी घटनाओं को लेकर। अब गांधी जी का क्या रवैया था देखते हैं। अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं? हम अक्टूबर 1923 तक पहुंचे हैं। नवंबर 1923 में इलेक्शन हो गए। ठीक है, अब गांधी जी का क्या रवैया है देखते हैं उसमें। Gandhi was initially opposed to the Swarajist proposal of council entry, but after his release from prison on health grounds in February 1924, he gradually moved towards a reconciliation with the Swarajists. स्वराजित्स ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि हम काउंसिल में जाएंगे। सितंबर में कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था कांग्रेस और स्वराजित्स के बीच में। अब गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया कि अब तुम जाओ लड़ो स्वराजित से। अंग्रेजों का तो यही मानना था कि गांधी जी बाहर आएंगे, स्वराजित्स को फटकार लगाएंगे, कांग्रेस में फिर से बंटवारा हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ये बात अच्छे से समझते थे, कांग्रेस के लीडर अब अच्छे से समझते थे ये सारी बात, सूरज स्प्लिट नहीं होना चाहिए था दूसरी बार, ये सबकी कॉमन सेंस थी। तो गांधी जी ने बाहर आते ही, भले ही वो अपोज कर रहे हो स्वराजित्स का, उन्होंने कहा था कि कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ध्यान देना है, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर क्रिटिसाइज नहीं किया स्वराजित्स को। उन्होंने कहा कि वो हम में से ही लोग हैं। इनफैक्ट स्वराजित्स यानी कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू का काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन था गांधी जी के साथ, क्योंकि तीनों ही व्यक्ति बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, तीनों ही बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ज्यादा मेहनती इंसान थे। सो दे हैड अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, लेकिन दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग था। इसका मतलब यह नहीं है कि एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें, राइट? सो गांधी जी को यह बात पता थी, इसलिए बाहर आकर उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया स्वराजित्स के खिलाफ, ताकि अंग्रेजों को बहाना ना मिले फिर से भारतीयों को बंटवारा करने में, राइट? अब अंग्रेज कैसे बंटवारा करेंगे? खुद थोड़ी आएंगे वो फिजिकली बोलने, खुद मीटिंग्स में फिजिकली बोलने अंग्रेजी अफसर थोड़ी आएंगे। अंग्रेजी जो अखबार चल रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजी शासन की जो इन्फ्लुएंस है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सभी नेता जो हैं वो मतलब बिल्कुल सही तरीके से प्रोग्रेसिवली काम कर रहे थे। कुछ का झुकाव जो है वो अंग्रेजों की तरफ भी था, कुछ अंग्रेजों द्वारा ही प्लांटेड थे वहां पे। ठीक है, दैट मीन्स अंग्रेजों की पकड़ मैंने आपको बताई ना, हर जगह थी। सो मुस्लिम लीग में भी अंग्रेजों द्वारा प्लांटेड लोग थे, कांग्रेस में भी अंग्रेजों द्वारा प्लांटेड लोग थे, आगे आने वाली बहुत सारे संगठनों में अंग्रेजों द्वारा प्लांटेड लोग थे, और उसके बाद आजादी के बाद भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कि अंग्रेजों का मत जो है वो कांग्रेस तक पहुंच जाता था, और कांग्रेस का मत जो है वो अंग्रेजों तक पहुंच जाता था। देयर वॉज नो सच थिंग एज सीक्रेसी, और वॉज कहना गलत रहेगा, देयर इज नो सच थिंग एज सीक्रेसी। अगर आप लोग सीक्रेसी को एक बड़ा मुद्दा नहीं समझते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं YouTube के इस मंच के माध्यम से एक बहुत बिल्कुल बेसिक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो पर्सनल सीक्रेसी है वो बहुत हद तक खतरे में रहती है। सो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा कैसे खतरे में रहती है। मेक श्योर कि आप सर्च करें, ढूंढें इस पे थोड़ा सा कि कैसे आपकी प्राइवेसी जो है वो खतरे में रहती है। बट प्राइवेसी को लेकर सतर्क रहिए, रहा कीजिए अपनी, राइट? बहुत मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है, राइट? ऐसा भी तो है जो 95-99% पॉपुलेशन उनके पास कुछ छुपाने को नहीं है, राइट? लेकिन फिर भी आपके डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो, मेक श्योर ऑफ दैट, राइट? बहुत जरूरी है आपका अवेयर रहना। नेक्स्ट चीज देखिएगा, he felt public opposition to the program of council entry would be counterproductive। उन्होंने कहा कि पब्लिक ओपोजिशन अगर मैं करूंगा तो उससे नुकसान ही होगा, ये मैंने आपको समझाया ही। इन द नवंबर 1923 इलेक्शंस द स्वराजित्स हैड मैनेज टू विन। अब नवंबर 1923 में इलेक्शन हुए, अब स्वराजित ने कितनी सीट जीती देखते हैं। स्वराजित हैड मैनेज टू विन 42 आउट ऑफ 141 इलेक्टेड सीट्स।
141 में से 42 केवल स्वराजित ही जीत गए। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 70 71 या 71 सीट जो है वो मेजॉरिटी के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो 71 सीट मेजॉरिटी के लिए चाहिए, जिनमें से 41 जो है वो कौन जीत गए? स्वराजित। 42 स्वराजित जीत गए, और बाकी की 30 सीटों को अगर वो किसी तरह मना लेते हैं, या 30-29 जो वोट हैं अगर वो किसी तरह अपनी साइड कर लेते हैं, तो काउंसिल में बहुमत उनके पास आ जाएगा। 42 सीटें उनके पास है, बाकी की 30-29 वोट अगर वो किसी तरह अपने साथ जोड़ लें तो काउंसिल में उनके पास क्या आ जाएगा? बहुमत आ जाएगा। और काउंसिल में अगर उनके पास बहुमत आ गया तो वो अंग्रेजों द्वारा लिए जाने वाले फैसले को रोक सकते हैं, उस पर रिस्ट्रेन डाल सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास बहुमत है। ठीक है, इलेक्टेड सीट्स एंड अ क्लियर मेजॉरिटी, और क्लियर मेजॉरिटी थी कहां पर? इन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, जो मध्य प्रदेश था, सेंट्रल प्रोविंस थी, उसमें क्या थी? क्लियर मेजॉरिटी। तो दिस इज अगेन अ डायरेक्ट पॉइंट, ये भी क्या है? एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। समझ रहे हैं हम? कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं हम, और फैक्ट्स भी इकट्ठा कर रहे हैं लगातार। इन लेजिस्लेचर्स इन कॉपरेशंस विद लिबरल्स and the independents like Jinnah and Malviya, they won a majority। ठीक है, जो लिबरल्स हैं, मालविया और जिन्ना जैसे जो निर्दलीय जो खड़े हो गए, राइट, उन सबको जोड़कर उनको मेजॉरिटी मिल गई। ऐसे सब नेताओं की सपोर्ट जो है वो किसको थी? स्वराजित को। The courageous and uncompromising manner in which the Swarajits functioned convinced him कौन है यहां पर? गांधी जी, that they would not become just another limb of colonial administration। गांधी जी का यहां पर डर क्या था? कि स्वराजित जो है वो काउंसिल में जाएंगे और अंग्रेज स्वराजित का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्वराजित ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो मेजॉरिटी पाई भी, और स्टेप बाय स्टेप समय समय पर अंग्रेजों का विरोध किया, बहुत व्यापक लेवल पर। दैट मीन्स अंग्रेजों का एक हथियार नहीं बने वो। गांधी जी इस बात से संतुष्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देयर वाज अ गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट एंड स्वराजित्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1924। दिस एंगर्ड गांधी and he expressed his solidarity with the Swarajits by surrendering to their wishes। गवर्नमेंट ने बड़े लेवल पर जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट है, ठीक है, अब ये अंग्रेजों ने कहा ना रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, लेकिन वो है क्या? रेवोल्यूशनिस्ट हैं। और जो स्वराजित हैं उनके ऊपर अंग्रेजों ने प्रेशर बनाना शुरू किया, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने फुल सपोर्ट दिया। गांधी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम करो इन काउंसिल पॉलिटिक्स, हम तुम्हारे साथ हैं। लास्ट पॉइंट देखिएगा, बोथ साइड्स केम टू एन एग्रीमेंट। अब जब गांधी जी जुड़ गए तो फिर से एक एग्रीमेंट आया। ठीक है, अब गांधी जी स्वराजित को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जितनी कोशिश कर ले तोड़ने की, अब की बार जो है वो जुड़े रहने में ही भलाई थी, क्योंकि ये विराम का फेज चल रहा था। अभी जो है वो युद्ध आना था सिविल डिसोबीडियंस का, सो दैट मीन्स अभी जुड़े रहना अति अनिवार्य था। ठीक है, सो इसीलिए एक बेलगांव का जो सेशन हुआ 1924 का, जो कांग्रेस का सेशन हुआ बेलगांव में, उस सेशन में एक बार ही, केवल थ्रू आउट इतिहास कांग्रेस के सेशंस में केवल एक बार ही गांधी जी क्या बने थे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और वो कब बने हैं? बेलगांव के सेशन में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन, और इसका कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब आज आपने इस फैक्चुअल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि क्यों गांधी जी बेलगांव के सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। क्योंकि उनको लीड करना था और स्वराजित को अपना सपोर्ट दिखाना था, इसलिए बने थे। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को जोड़ने का जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है, और आप भी उसी दिशा में बढ़िए। Both sides came to an agreement in 1924, endorsed at the Belgaum session of the Congress in December 1924, over which Gandhi, the only time presided over the Congress session, that the Swarajits would work in the council as the integral part of Congress। 1924 के सेशन में गांधी जी ने ऑफिशियली ये बोला कि स्वराजित जो है वो कांग्रेस का हिस्सा है और कांग्रेस की तरफ से काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
दैट मीन्स 1924 से पहले, यानी कि गए एक साल में, जो भी एक साल हुआ था नवंबर से दिसंबर 1924 तक, जब इलेक्शन हुए नवंबर में, उसके बाद दिसंबर 1924 तक स्वराजिस्ट पार्टी जो है वो काउंसिल में पार्ट ले रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्ट ले रही है, क्योंकि स्वराजित को क्या घोषित कर दिया गया, कांग्रेस का ही हिस्सा। ठीक है, ऑफिशियली घोषित कर दिया गया, क्योंकि एक एग्रीमेंट पहले भी हुआ था, उसमें यह एग्रीमेंट हुआ था कि स्वराजिस्ट जो हैं वो कांग्रेस के एजेंडा को लेकर चलेंगे साथ में, और स्वराजिस्ट और कांग्रेस के बीच में कोई टकराव नहीं होगा। कांग्रेस में जो नो चेंजर्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव काम करें, जो प्रो चेंजर्स हैं वो काउंसिल पॉलिटिक्स करें, दोनों एक दूसरे से सहमत रहेंगे। 1924 में गांधी जी ने स्वराजिस्ट को कांग्रेस का ही हिस्सा बता दिया, और यहां पर हमें देखने को मिला कि काउंसिल पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया, मतलब टेक्निकली सही। ठीक है, सो ये था गांधी जी का रवैया। नेक्स्ट चीज देखिएगा, अब स्वराजित्स की क्या गतिविधियां थी काउंसिल में, ये समझते हैं हम। तो उनकी अचीवमेंट और उनके ड्रॉबैक से समझेंगे, और फिर देखेंगे कि उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो सबसे पहले उनकी अचीवमेंट समझते हैं। विद कोalition पार्टनर्स, पहला पॉइंट देखिएगा, विद कोalition पार्टनर्स दे आउटवोटेड द गवर्नमेंट सेवरल टाइम्स इवन ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू बजटरी ग्रांट्स एंड पास्ड एडजर्नमेंट मोशंस। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन कोalition क्रिएट किया जा सकता है लिबरल्स के साथ, जो आजाद खड़े हुए थे उनके साथ। ठीक है, तो उनका जो कोalition बना वो कई बार मेजॉरिटी में आया, और अंग्रेजों द्वारा लाए गए जो रेजोल्यूशंस हैं उनको उन्होंने सरपास या ओवर पावर किया कई समय पर, कई बार, राइट। सो दैट मीन्स यहां पर अंग्रेजों के ऊपर जो है वो पकड़ बनी। अब देखिए 1919 का काउंसिल एक्ट मैंने आपको समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोविंशियल काउंसिल कोई फैसला लेती भी है तो उसे वाइसरॉय खारिज कर सकता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये कि अगर प्रोविंशियल काउंसिल्स में या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर भारतीयों के इन्फ्लुएंस से कोई फैसला लिया भी गया है तो वाइसरॉय उसको पलट सकता है। दैट मीन्स कोई टेक्निकली कोई जीत तो हुई नहीं उनकी, लेकिन जो जीत है वो मोरल की जीत है, वो उनके अंदर जो आत्मविश्वास है कि हमने अंग्रेजों को झुका दिया, ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे हम झुका सकते हैं। दैट मीन्स ये जो लोगों के अंदर, मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्टिव काम का ही, नॉन कोऑपरेशन का ही एक अलग रूप था वो। भले ही उसका फाइनल फैसला ना निकले, कुछ केसेस में निकला भी, लेकिन ज्यादातर नहीं हुआ। भले ही फाइनल, लेकिन मान के चलते हैं, भले ही फाइनल फैसला जो है वो वाइसरॉय के ही हाथ में है, लेकिन जो आम जनता है उस तक तो यही बड़ा चढ़ाकर खबर जो है वो भारतीय अखबार पहुंचाएंगे, क्योंकि भारतीय अखबार किसके हैं, भारतीय इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ही तो है ना। मैंने क्या बोला कि ये जो सारे लीडर्स हैं ये सारे जर्नलिस्ट भी थे, क्योंकि जर्नलिज्म की बहुत जरूरत थी। न्यूज़पेपर्स ही वो माध्यम थे, या जर्नल्स, पत्रिकाएं यही माध्यम थी जनमत तक अपनी बात पहुंचाने की। जो मैंने प्रेस वाला जो पूरा टॉपिक लिया है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, उसमें ये सारी चीजें मेंशन करी है मैंने। ठीक है, सो दैट मीन्स कई बार जो है वो एक्चुअल जीत नहीं हो पाई उनकी, पूरी तरह वो ओवर पावर नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हद तक जो कई बार वो ओवर पावर करने में कामयाब रहे, या वोट्स में हराने में कामयाब रहे अंग्रेजी सरकार को, या ऑफिशियल कैपेसिटी जो है, जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं किसके, चाहे वो प्रोविंशियल काउंसिल हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वहां पर जो ऑफिशियल मेंबर्स को वोटिंग में हराने में जो कामयाब रहे हैं, उस चीज को बड़े लेवल पर छापा गया अखबारों में कि कांग्रेस जो है वो जीत रही है अंग्रेजों से, और लोगों के अंदर एक पॉजिटिव भावना लाई गई। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, सो सेकंड पॉइंट देखिएगा, दे एजिटेटेड थ्रू पावरफुल स्पीचेस ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो काउंसिल में उन्होंने समय समय पर स्पीचेस दी इन सब मौकों पर, ताकि वो माहौल बना रहे। नेक्स्ट चीज, विट्ठल भाई पटेल, ब्रदर ऑफ वल्लभ भाई पटेल, was elected स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर चूज किया गया, किसका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो सेंटर में है, उसका स्पीकर जो है वो किसको चूज किया गया, विट्ठल भाई पटेल को।
फोर्थ पॉइंट देखिएगा, अ नोटवर्दी अचीवमेंट वाज द डिफीट ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928 which was aimed at empowering the government to deport undesirable and subversive foreigners because the government was alarmed by the spread of socialist and communist ideas and believed that a crucial role was being played by British and other foreign activists being sent by Comintern। तो बेसिक मतलब क्या है यहां पर, डिफीट ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में जो लाने की कोशिश करी अंग्रेजी सरकार ने, वो नहीं लाने दिया गया। उस पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत जो भारत में सोशलिज्म की भावना जो बढ़ रही है, वही मैं सेशन अभी आने वाले दिनों में लाने वाला हूं। सोशलिज्म की शुरुआत भारत में कैसे हुई, कम्युनिज्म क्या है, ये जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां कैसे बनी, ये लेफ्ट विंग का उदय जो है वो कैसे हुआ है, लेबर पार्टीज वगैरह ये सारी चीजें कैसी हुई हैं, ये जो लेबर मूवमेंट्स वगैरह है, तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि केवल हम कांग्रेस को नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि हमें कांग्रेस का इतिहास ही क्यों पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, और बाकी सारी चीजें भी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इतने समय से कांग्रेस का इतिहास पढ़ाया गया है, ये चीज पिन पॉइंट कर दी गई है, समझ रहे हैं आप, ये चीज पिन पॉइंट कर दी गई है कांग्रेस के ऑपोजिशन ने, जब कांग्रेस जो है वो शक्ति में थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, ऑब्वियसली उनके द्वारा की गई जो गतिविधियां हैं उनकी संख्या ज्यादा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस ही थी। ठीक है, इसीलिए उसको एक माइलस्टोन की तरह यूज किया जाता है। मैं अपने मेथड में कांग्रेस के जो इवेंट्स हैं, राइट, या कांग्रेस भी छोड़िए, जो गांधी जी के जो इवेंट्स हैं, या उसके अलावा नेताओं का नाम लेकर करते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक जी के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, इनको मैं माइलस्टोन्स की तरह यूज करता हूं, और बीच की चीजों को हम फेल करते जाएंगे। सभी के बारे में पढ़ेंगे, सारी पार्टीज, जितने जो भी एलिमेंट्स थे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को जोड़ना है, कोई भी हमें गैप नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ये बात, ध्यान रखिएगा। सो विट्ठल भाई पटेल वाला जो पॉइंट है, उसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, पब्लिक सेफ्टी बिल को हरा दिया गया 1928 में। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या कह रहा था कि जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोग भारत में बढ़ गए हैं, यूरोपीय जो भारत में आ रहे हैं, उनको वापस यूरोप भेजा जाए, कम्युनिज्म और सोशलिज्म भारत में नहीं बढ़ने दिया जाए। उसका विरोध किया किसने? स्वराज पार्टी ने या स्वराजिस्ट ने, और वो बिल जो है वो पास नहीं हो सका। नेक्स्ट चीज, बाय देयर एक्टिविटीज दे फिल्ड द पॉलिटिकल वैक्यूम एट अ टाइम व्हेन द नेशनल मूवमेंट वाज रिकूपिंग इट्स स्ट्रेंथ। नॉन कोऑपरेशन से सिविल डिसोबीडियंस के बीच का जो समय है, उसमें जो बड़े लेवल पर जो पॉलिटिकल गैप है उसको फिल करने का काम किया किसने? स्वराजित्स ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ मॉन्टफोर्ड स्कीम, यानी कि मॉन्टफोर्ड स्कीम किस तरह भारतीयों के हित में नहीं है, ये उन्होंने एक्सपोज किया। दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द काउंसिल्स कुड बी यूज्ड क्रिएटिवली, उन्होंने बात बताया कि काउंसिल्स का इस्तेमाल जो है वो भारतीयों के भले के लिए किया जा सकता है, या नेशनल मूवमेंट में यूज किया जा सकता है काउंसिल्स को, राइट। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, द स्वराजित्स लैक्ड द पॉलिसी टू कोऑर्डिनेट देयर मिलिटेंसी इनसाइड लेजिस्लेचर एंड द मास स्ट्रगल आउटसाइड। लेजिस्लेचर के अंदर उन्होंने अंग्रेजों को परेशान कर रखा था डेफिनेटली, और बाहर मास स्ट्रगल में क्या चल रहा था, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो धीरे धीरे लोगों को जोड़ रहे थे। दैट मीन्स लेकिन एक कोऑर्डिनेशन नहीं था कि लेजिस्लेशन में क्या हो रहा है और बाहर मास स्ट्रगल में क्या हो रहा है, वो आपस में जुड़कर काम नहीं कर रहे थे। दैट मीन्स मान लीजिए कि अगर बिहार के किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी कोई ग्रामीणों का या कहीं प्लांटेशन वर्कर्स की अगर उनका उत्थान के लिए कोई काम किया जा रहा है, राइट, उस चीज को सेंट्रल लेजिस्लेशन में उठाने का कोई डायरेक्ट माध्यम नहीं था। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में भले ही उठे वो मुद्दा, सेंट्रल लेजिस्लेशन में नहीं उठ सकता, तो एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जो मास, अगर कोऑर्डिनेशन होता तो और बेटर हो जाता। जो मास मूवमेंट्स चल रहे हैं उनको अगर प्रोविंसेस में उठाया जाता और उनको अगर सेंट्रल लेजिस्लेशन असेंबली में उठाया जाता तो और बेहतर तरीके से काम करता ये स्वराजित्स का जो इन काउंसिल पॉलिटिक्स करने का जो पूरा का पूरा मेथड था। नेक्स्ट चीज, एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट स्ट्रेटजी हैड इट्स लिमिटेशंस। आप अंग्रेजों के कामों में ऑब्स्ट्रक्शन कब तक लाएंगे? फाइनल जो फैसला है वो तो वायसरॉय के ही हाथ में है, गवर्नर्स के हाथ में है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के हाथ में है।
आप ऑब्स्ट्रक्शन ला सकते हैं, आप काम को डिले कर सकते हैं, आप काम में बाधा, अगर अंग्रेजों ने कोई माइंडसेट कर लिया कि चीज करनी है, उस चीज में आप बाधा डाल सकते हैं, लेकिन आप उनका फैसला नहीं बदल सकते। सो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट स्ट्रेटेजी की अपनी कमियां थी, और वो ये थे कि जो अपर हैंड है वो अल्टीमेटली अंग्रेजों के पास ही था। They could not carry on with their coalition partners very far because of conflicting ideas, right? उनका जो coalition उन्होंने जो बनाया था उसके साथ वो ज़्यादा समय नहीं टिक सके। क्यों नहीं टिक सके? क्योंकि उनका जो coalition है उसमें मुस्लिम्स भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें पारसी भी थे, उसमें जमींदार भी थे, उसमें एंग्लो इंडियंस भी थे, उसमें यूरोपियंस भी थे। दैट मीन्स बहुत सारे वर्ग हैं, तो उनको जोड़कर रखना बहुत मुश्किल है, वो बिखर जाएंगे। तो जो पॉपुलर सपोर्ट है वो स्वराजित के साथ शुरू में तो आया। यहां पर आपको समझना है हर चीज की लहर होती है, एक कोई चीज एक बार होती है और फिर धीरे धीरे उसका इंपैक्ट जो है वो कम होता जाता है। तो वही स्वराजित के साथ सपोर्ट तो आया, लेकिन उस सपोर्ट को रिटेन रखने में वो कामयाब नहीं रह सके। वो सपोर्ट उनसे धीरे धीरे छूट गया, और अंग्रेज जो है वो क्या करने में कामयाब रहे? हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम ईसाई, सिख हिंदू मुस्लिम, ये सारी जो धार्मिक बेसिस पर जो मतभेद हैं ये क्रिएट करने में अंग्रेज जो है वो क्या रहे? कामयाब। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे फेल टू रेजिस्ट द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पावर एंड ऑफिस। ठीक है, ऑफिस जो उनका ऑफिशियल कैपेसिटी थी, जो उनके पास शक्तियां थी, जो उनको पर्क्स मिलते थे, जो उनको मॉन्यूमेंट्स मिलते थे, उसके भोग विलास में वो उलझ गए। दे फेल टू सपोर्ट द पीजेंट्स कॉज इन बंगाल। बंगाल में जो पीजेंट्री है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन हार गए वहां पे, अंग्रेजों से नहीं जीत सके, पीजेंट का सपोर्ट नहीं कर सके, और बंगाल की जो पीजेंट्री है उसका सपोर्ट जो है वो स्वराजित से हट गया। सपोर्ट जो है वो नहीं किया फिर बंगाल की पीजेंट्री ने। अब मैंने आपको बंगाल की पीजेंट्री समझाई है आपको कि जो ईस्टर्न बंगाल की पीजेंट्री है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है वहां पर? मुस्लिम की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डिक्लाइन ऑफ स्वराजित। अब स्वराजित का डिक्लाइन देखते हैं, ये उनके ड्रॉबैक थे। अब उनकी धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन क्यों हुआ? बिकॉज व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। Gradually, the Swarajits' position had weakened because of widespread communal rights and a split among Swarajits themselves on communal and responsivist, non-responsivist lines. Right? अब स्वराजित के अंदर भी एक और वर्ग बन गया था रिस्पॉन्सिविस्ट का, और जो रिस्पॉन्सिविस्ट हैं वो कम्युनल बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर, मदन मोहन मालवीय जैसे, और दोनों साइड, मदन मोहन मालवीय हिंदुओं की तरफ, एम ए जिन्ना मुस्लिम्स की तरफ। तो ये कम्युनल डिसहार्मनी जो क्रिएट हुई, प्लस इसी समय के दौरान जगह जगह पर जो अंग्रेजों ने दंगे करवाए हैं, दंगे हुए हैं, ऑफिशियली अंग्रेजों ने नहीं करवाए, लेकिन हमें पता है, इतिहासकारों ने नोट किया है इस चीज को, कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये छोटी छोटी चीजें, काउ स्लॉटर के ऊपर, पिग स्लॉटर के ऊपर, चमड़े का इस्तेमाल करने के ऊपर, मंदिरों में कौन जाएगा, इन सब मामलों को उठाकर अंग्रेजों ने ये सब मामले जो है वो काउंसिल में ले आए, और काउंसिल में जो एकता थी स्वराजित के पास, जो मेजॉरिटी थी, वो खो बैठे, अंग्रेज कामयाब हो गए, और सोसाइटी में कम्युनल डिसहार्मनी फैल गई। ठीक है, तो इस काम को करने में अंग्रेज बहुत तेज थे। आज तक वो चीज लागू है, अंग्रेज जो करके गए हैं ना एस्टेब्लिश सिस्टम, वो आज तक चल रहा है। द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइडिंग द स्वराजिट्स, द मोर मिलिटेंट फ्रॉम द मॉडरेट, द हिंदूज फ्रॉम द मुस्लिम्स, वॉज सक्सेसफुल। स्वराजित्स में भी दो हिस्से करने में कामयाब रहे, हिंदू और मुस्लिम को भी आपस में बांटने में कामयाब रही कौन? अंग्रेजी सरकार। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डिक्लाइन में ही, the Swarajis lost the support of many Muslim when the party did not support the tenants' cause against the जमींदार in Bengal। ठीक है, बंगाल के जमींदारों के खिलाफ जो बंगाल की पीजेंट्री है, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी, उनको जब उनका हक दिलाने में कामयाब नहीं रह सकी स्वराज पार्टी, वहां पर मुस्लिम्स का सपोर्ट उनको हट गया। ठीक है, दूसरी चीज, द डेथ ऑफ सी आर दास इन 1925 वीकेंड इट फर्दर। सी आर दास जी की मृत्यु 1925 में हुई, जिससे और कमजोर हो गई स्वराज पार्टी। द रिस्पॉन्सिविस्ट अमंग स्वराजिस्ट कौन कौन से? जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर एडवोकेटेड कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट एंड होल्डिंग ऑफ ऑफिस वेरेवर पॉसिबल।
यहां पर क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उन्होंने इंडिविजुअल खेलना शुरू कर दिया। उनको जहां पर सरकारी कैपेसिटी मिली उन्होंने उसको लेना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशन से टूट टूट कर जो है वो निकलने लगे हिस्से, नेता जो है वो बाहर निकलने लगे स्वराजिस पार्टी से, कांग्रेस की बाउंड्रीज से, जुरिडिक्शन से बाहर रहकर उन्होंने इंडिविजुअल ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करना जो है वो सही समझा। ठीक है, इससे हुआ कि अल्टीमेटली स्वराजिस कमजोर हुई तो अल्टीमेटली कांग्रेस कमजोर हुई। ठीक है, और अगर एक पक्ष कमजोर है तो दूसरा पक्ष यानी कि सरकार जो है वो मजबूत हो रही है इससे। नेक्स्ट चीज देखिएगा, बिसाइड्स दे ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट सो कॉल्ड हिंदू इंटरेस्ट। अब यहां पर स्वराजिस का जो स्टैंड था वो था सेक्युलरिटी का, यानी कि धर्म निष्पेक्षता स्थापित की जाएगी। और मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जैसे जो एलिमेंट्स हैं ये थे हिंदू, कट्टर हिंदू। क्यों? क्योंकि इनके जो लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, वो भी एक जो है वो कट्टर हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे थे। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे, या अगर दूसरे पंथों के साथ बुराई हो रही होगी तो वहां से वो पीठ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका जो कोर एम्फोसिस था वो हिंदुइज्म की तरफ था, राइट, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इस चीज को अंग्रेजों ने एक जो है वो मुद्दा बनाया कि देखो ये हिंदू लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स, आप अलग खड़े हो जाइए। इसीलिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अलग से मैं एक टॉपिक लूंगा उस चीज पर भी। ठीक है, तो वहां से आपकी ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा थॉरली क्लियर हो जाएगा, प्लस सारे फैक्ट्स भी इकट्ठा हो जाएंगे। So communal elements accused leaders like Motilal Nehru, who did not favor joining the council, of being anti-Hindu, and even as Muslim communist called Swarajists anti-Muslim. मोतीलाल नेहरू जैसे, जब सी आर दास का साथ हट गया उन्हें, तो मोतीलाल नेहरू जैसे जो नेता हैं उनको जो हिंदू पॉपुलेशन है उसने ये बोला कि तुम एंटी हिंदू हो, क्योंकि तुम मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम सेक्युलर बातें कर रहे हो, इसलिए तुम एंटी हिंदू हो, राइट। जो हिंदू रहेगा वो सेक्युलर बातें नहीं करेगा, है ना, जो हिंदुओं के लिए भला कर रहा है वो सेक्युलर बातें नहीं करेगा। तो ये अंग्रेजों के द्वारा क्रिएट किए गए आइडियाज हैं ताकि हम आपस में लड़ते रहें और वो फायदा उठाते रहें। और जब मैं अंग्रेज कह रहा हूं ना तो मैं रूलिंग क्लास की बात कर रहा हूं, जो भी गवर्नमेंट है, राइट। अब भले यही मेन मुद्दा, यही जो सिंपल सा मुद्दा है ना, कम्युनल डिसहार्मनी, जो रूलिंग क्लास है पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रही है इस बेसिक मुद्दे को, कि कम्युनिटीज को, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को आपस में लड़ाते रहो और खुद मुनाफा कमाते रहो। हर देश में हो रहा है ऐसा, मैक्सिमम देशों में, हर तो नहीं कह सकते हम, लेकिन मैक्सिमम देशों में ऐसा ही हो रहा है। कहीं भी आप उठाकर देख लीजिए, जो रूलिंग क्लास है, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों को कम्युनल डिसहार्मनी में उलझा के रखा हुआ है उन्होंने, और वो खुद कुछ मर्जी करें, जनता का ध्यान ही नहीं जा रहा। जनता बोल रही है कि बस बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, राइट। हर जगह ऐसा ही हो रहा है, मिडिल ईस्ट में भी ऐसा ही हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा हो रहा है, इनफैक्ट इंडिया में ऐसा हो रहा है, यूरोप में ऐसा हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में ऐसा हो रहा है, हर जगह डिपेंड। और हर एक अलग देश की जो है ना अलग अलग कंडीशन है। हो सकता है वो माइनॉरिटी धर्म के हिसाब से हो सकता है वो माइनॉरिटी रेस के हिसाब से हो सकता है वो माइनॉरिटी जेंडर के हिसाब से हो। हर जगह जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझाऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फलने फूलने के लिए एक स्पेसिफिक तरीके का सोशल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक तरीके की गवर्नमेंट चाहिए होती है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों लाई गई, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा मैं। आपके कॉन्सेप्ट्स अवेयर करना मेरा काम है, आपको जुड़े रहिए, बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट चीज देखिएगा, दस द मेन लीडरशिप ऑफ स्वराजिस पार्टी। अब स्वराजिस पार्टी में काफी सारे जो है वो हिस्से टूट गए और बहुत जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने जो है वो स्वराजिस पार्टी से अपनी लीडरशिप हटा ली। दस द मेन लीडरशिप ऑफ स्वराज पार्टी रीइटरेटेड फेथ इन मास सिविल डिसोबीडियंस एंड विड्रू फ्रॉम लेजिस्लेचर्स इन मार्च 1926। मार्च 1926 में लेजिस्लेशंस को छोड़ दिया और वापस सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्वराजिस वेंट इनटू 1926 इलेक्शन। 1926 में जब इलेक्शन में गई स्वराजिस पार्टी तो उनको कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, राइट, एज अ पार्टी इन डिसअरे एंड डिड नॉट फेयर वेल on the whole. They won 40 seats in the center and some seats in Madras but were routed in United Province, Central Province और पंजाब। यानी मद्रास में कुछ सीटें जीती, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीटें जीती, लेकिन उसके अलावा और कहीं भी उनको सीटें नहीं पड़ी।
दैट मीन्स प्रोविंशियल लेवल जहां पर उनका काम करना अनिवार्य था, जहां पर शुरुआत में उनके पास शक्ति आई थी, वो सारी शक्तियां उनके हाथ से निकल गई। हेंस स्वराजित का हमने क्या देखा? डिक्लाइन देखा। कारण हमने देखे क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, अंत में इन 1930 स्वराजित फाइनली वॉकड आउट एज अ रिजल्ट ऑफ लाहौर कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में, आप मुझे तुरंत बताएंगे 1930 या 1929 का सेशन कहां हुआ था, प्रिसाइड किसने किया था, और पूर्ण स्वराज का जो एजेंडा वहां पर माना गया, राइट। उसके बाद से स्वराज पार्टी ने वॉकआउट कर दिया कि, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पिछले सेशन, अगर आपने देखा हो साइमन कमीशन वाला सेशन भी, उसके अलावा नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस वाला सेशन भी, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरह जो स्वराजिस्ट हैं वो क्या चाहते थे। नेहरू रिपोर्ट वाला सेशन, उसमें देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बताया है कि उनका और जवाहरलाल नेहरू वाली जो टीम है, इन दोनों के बीच में जो बंटवारा आया, ठीक है, तो यही बंटवारा तो है। पहले मोतीलाल नेहरू के साथ तो था ही, उनके लड़के साथ तो जुड़े हुए थे, फिर धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस भी इन्हीं के साथ थे, धीरे धीरे उन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया। 1926 में वो अलग हो गए, ठीक है। लास्ट में अब हम देखते हैं कि इन्हीं सब घटनाओं के दौरान जो नो चेंजर्स हैं वो क्या क्या कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, प्रो चेंजर काउंसिल पॉलिटिक्स, नो चेंजर कंस्ट्रक्टिव काम। सो नो चेंजर क्या क्या कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे वो समझते हैं। The no changers devoted themselves to constructive work that connected them to the different sections of masses. सबसे पहले आश्रम्स sprang up where young men and women worked among tribals and lower castes, especially in Kheda and Bardoli areas of Gujarat, and popularized the use of चरखा and खादी। इस समय चरखा और खादी का जो है वो बहुत बड़े लेवल पर पॉपुलैरिटी हुई। इनफैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान लाखों के हिसाब से चरखे बांटे गए, ठीक है, लाखों की नहीं, इनफैक्ट करोड़ों के हिसाब से चरखे बांटे गए। करोड़ों के हिसाब से तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग 1 करोड़ के आसपास चरखे जो है वो बांटे गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ओवरऑल, मतलब नॉट जस्ट सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, पूरे थ्रू आउट द ये जो चला है, मतलब नॉन कोऑपरेशन से लेकर जब चरखे को पॉपुलरेट करना शुरू किया गया और क्विट इंडिया तक, लगभग एक कांग्रेस का डेटा है कि लगभग 1 करोड़ या हो सकता है उससे ज्यादा भी चरखे जो हैं वो बांटे गए हों। नेक्स्ट चीज देखिएगा, नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर सेट अप वेयर स्टूडेंट्स वर ट्रेन्ड इन अ नेशनल कॉलोनियल नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। नेशनल स्कूल्स और कॉलेज, अंग्रेजों के स्कूल और कॉलेज में नहीं जाना आपको, भारतीयों द्वारा स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए जहां पर नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजी सिखाई गई। अदरवाइज अंग्रेजों के जो स्कूल थे ना, वहां पर अंग्रेजी अफसरों ने कहां पर क्या किया, किधर किधर अंग्रेजों की कॉलोनी है, कौन कौन अंग्रेजी जर्नल जो है वो इंटेलिजेंट है, उनका इतिहास पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो नेशनल इतिहास, नेशनल करिकुलम रहे। तीसरा पॉइंट, सिग्निफिकेंट वर्क वाज डन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूविंग ऑफ अनटचेबिलिटी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लीकर, एंड फॉर फूड रिलीफ, ठीक है। क्योंकि इसी समय के दौरान 1926 के बाद जो है वो दुनिया में मंदी भी आई थी बहुत बड़ी, और अकाल भी पड़ा था भारत में, कई जगहों पर पड़ा था इनफैक्ट अकाल। एक मार्केट में बूम हो गया था, मतलब कुछ ऐसी मार्केट थी वहां पर बहुत ज्यादा ही अनाज हो गया था, कुछ ऐसी मार्केट थी जहां पर बहुत कम हो गया था अनाज, तो एक ये इकोनॉमिक डिसबैलेंस हुआ था 1928-29 में। नेक्स्ट पॉइंट, द कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स सर्व्ड एज द बैकबोन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। जिस तरह बैकबोन, नॉन कोऑपरेशन की बैकबोन के रूप में काम किया था होम रूल मूवमेंट के वर्कर्स ने, उसी तरह कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स ने, यानी कि नो चेंजर्स ने सिविल डिसोबीडियंस की बैकबोन के रूप में काम किया है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने केवल इन्हीं सारे पॉइंट्स को पढ़ा। तो कंक्लूड करते हैं अंत में, आज हमने क्या समझा। तो हमने समझा कि नॉन कोऑपरेशन के बाद स्वराजित एस्टेब्लिश क्यों हुए, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के मतों में भेद क्या है, लेकिन अल्टीमेट गोल दोनों का सिविल डिसोबीडियंस लाना ही था। गांधी जी का हमने स्टैंड देखा, और गवर्नमेंट द्वारा किस तरह अपोज किया गया हमने ये भी देखा। फिर इलेक्शन लड़े गए, इलेक्शन में आए, पार्टी में मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाग लिया स्वराजित ने, और फिर धीरे धीरे उनसे शक्ति जो है वो किस तरह छूट गई,
राइट। तो आज हमने स्वराजित्स को कवर किया है। अब यही 1920 से 1930 का जो कैप है ना, बीच का जो ये पॉलिटिकल वैक्यूम है, जिसको पॉलिटिकल वैक्यूम कहा गया है, राइट। पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं है ये पूरी तरह, बहुत सारी शक्तियां यहां पर एक्टिव थी। आगे आने वाले सेशंस में मैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को बताऊंगा, पीजेंट मूवमेंट्स को बताऊंगा, ट्राइबल अपराइजिंग को बताऊंगा इसी समय के दौरान। उसके अलावा जो रेवोल्यूशनरी घटनाएं घटी हैं, भगत सिंह एंड उनकी एचएसआर वगैरह, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। सोशलिज्म और कम्युनिज्म को समझाऊंगा कैसे डेवलप हुआ, एक लेफ्ट विंग कैसे प्रिपेयर हो रहा था, और फिर उन्हीं सब घटनाओं को, इन्हीं सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए नेक्स्ट हमारा माइलस्टोन क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि हमने पढ़ लिया है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पार करेंगे और फिर द स्ट्रेटजी और द डिबेट ओवर द स्ट्रेटजी, 1934 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और फिर 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस फिर से आ जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा दशक हम तैयार करेंगे, यही आगे के चीजों के लिए हमारा बैकग्राउंड रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये थॉरो तैयारी जो है वो हमें इस तरह करनी है, ठीक है। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं इस तरह थोरो तैयारी करने के लिए, सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस, उन सारे सेशंस को देखें, आपके लिए बहुत अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीचे मैंने आपको बोला, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, एप्लीकेशन को जाके चेकआउट कीजिए, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, देखिए उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको जो है वो एक तरीके से यानी कंस्ट्रक्टेड वे में मिल जाएंगे, तो आपको फायदा हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड होंगे क्योंकि वो प्रोग्राम्स, राइट। सो मेक श्योर यू चेक दोज आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और उसके अलावा ये सेशन आपको पूरा कैसा लगा, कहां कहां चीजें आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, वो सारी चीजें कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे ही फीडबैक बहुत जरूरी है, राइट। आप मुझे लगातार फीडबैक देते रहेंगे, मैं लगातार डेवलप करता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरीके का एक इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज हम छोड़ नहीं सकते, सारी चीजें हमें कवर करनी है। और इसी मॉडर्न की कहानी से जुड़ा हुआ एक और सेशन में लेकर आऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सबसे जरूरी है, एंड टेक केयर, राइट।